सूख गया। संजना? उसके होठ थोड़े हिले, जैसे वो मुस्कुराई हो, और फिर अंधेरे में समा गए। इसके बाद आदित्य को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटा तो जरूर, लेकिन दिमाग उसी किचन के दरवाजे पर अटका था। आदित्य सोच रहा था, क्या सच में मैंने उसे देखा? ये मेरे दिमाग का खेल है। उस रात में कई बार उसने उठकर किचन में जाकर देखा। हर बार बस खालीपन था, सिर्फ फ्रिज की धीमी आवाज और घड़ी की टिक टिक। सुबह होते ही उसने श्रुति को फोन किया। आवाज में घबराहट और अकेलापन साफ झलक रहा था। श्रुति, कल रात मुझे लगा जैसे मैंने संजना को देखा। जीजू, आपको अकेलेपन ने परेशान कर दिया है। मैं आ रही हूँ। उस दिन के बाद से श्रुति अक्सर उससे मिलने आने लगी। कभी कुछ खाने का बहाना, तो कभी पुरानी बातें करने का। कई बार वो देर तक बैठी रहती, और कई रातें ऐसी भी थी जब वो वहीं रुक जाती। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होने लगी। कभी हंसी, तो कभी चुप्पी, कभी बस एक दूसरे को देखना, जैसे कोई नया रिश्ता बनने को तैयार हो। लेकिन दोनों को ये एहसास नहीं था कि जिस घर में वो करीब आ रहे थे, वहां कोई और भी मौजूद था। कोई जो ये सब कुछ देख रहा था। संजना के जाने के बाद आदित्य का अकेलापन अब सबके सामने साफ दिखने लगा था। श्रुति अक्सर उससे मिलने आती, उसके लिए खाना बनाती, घर साफ करती। जब कभी आदित्य कहता, आज रुक जाओ, घर लौटने में देर हो जाएगी, तो श्रुति घर वालों को फोन करके कह देती। आज मैं यहाँ रुक जाऊंगी। धीरे धीरे दोनों की ये मुलाकातें घर और गली में चर्चा का विषय बनने लगी। लोग कहते, शायद दोनों एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं। ये बात दोनों परिवारों तक पहुंची। उन्होंने सोचा कि सही समय आने पर इनसे शादी की बात कर ली जाए। पर इस पूरी कहानी को कोई और भी देख रहा था, यानी संजना की आत्मा। वो अक्सर आदित्य और श्रुति को साथ बैठा देखती। कभी खिड़की के पास खड़ी रहती, तो कभी दरवाजे के पीछे। धीरे धीरे लोगों ने भी रात में गली में उसके दिखने की बातें करनी शुरू कर दी। कल रात मोड़ पर किसी को लाल साड़ी में देखा, और फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गई। भाई, आदित्य के घर के बाहर एक औरत खड़ी थी, चेहरा धुंधला और बाल बिखरे थे। घर में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी आदित्य देर से लौटता तो देखता कि किचन का सामान इधर उधर बिखरा है। कभी शाम को लौटकर किचन में जाता तो गरम चाय तैयार मिलती। वो सोचता, शायद श्रुति आई होगी और बनाकर गई होगी। लेकिन कई बार तो ऐसा तब भी हुआ जब श्रुति आई ही नहीं थी। एक शाम जब आदित्य घर लौटा, तब श्रुति किचन में चाय बना रही है। उसने धीरे से पुकारा, श्रुति। वो पीछे मुड़ा और आदित्य का दिल रुक सा गया। वो चेहरा श्रुति का था, लेकिन आंखें, मुस्कान और वो हल्का झुकाव सब संजना का था। वो कुछ देर बस देखता रह गया। जब श्रुति ने उसे आवाज दी तो वो होश में आया, और उसे अब श्रुति दिखी। उस रात आदित्य को एहसास हुआ कि संजना सिर्फ बाहर से ही नहीं देख रही, वो श्रुति के अंदर भी आ रही है, कभी कभी पूरी तरह। वो श्रुति के जरिए आदित्य से प्यार करने की कोशिश करती थी, पर श्रुति को इसका कोई अंदाजा नहीं आया था। दिन गुजरते रहे, लेकिन आदित्य का चैन जाता रहा। संजना अब सिर्फ गली के मोड़ पर या किचन में नहीं दिखती थी, वो हर जगह थी। कभी सुबह दफ्तर जाने से पहले वो दाढ़ी बनाते हुए आईने में देखता तो पीछे संजना खड़ी होती। आदित्य पलटता तो पीछे कोई नहीं होता। कभी टीवी देखते हुए कमरे के कोने में लाल साड़ी का किनारा हिलता दिखता। रात को सोते वक्त बिस्तर के पास किसी के बैठने का एहसास, पर आंख खोलो तो सिर्फ अंधेरा।
और सबसे खौफनाक, कभी कभी आधी रात को नींद खुलती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके सीने पर बैठा है। ठंडी सांस उसके चेहरे पर आ रही है और फिर धीरे धीरे वो वजन हल्का हो जाता। आदित्य को धीरे धीरे समझ आने लगा कि संजना अब सिर्फ बाहर नहीं है, वो श्रुति के अंदर भी आती है। कभी कभी श्रुति आदित्य से ऐसी बातें करती जो सिर्फ संजना जानती थी। एक शाम आदित्य ने बस यूं ही कहा, वो पुराना लाल दुपट्टा कहाँ है जो तुमने हमारी पहली दिवाली पर पहना था? श्रुति ने बिना सोचे जवाब दिया, अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखा है और उसके साथ वो चांदी की पायल भी है जो तुमने पहली बार खरीदी थी। आदित्य हिल गया। ये बातें तो सिर्फ संजना को पता थी, श्रुति को कैसे पता? और फिर अगले दिन जब उसने फिर उसी बारे में पूछा तो श्रुति ने उलझे चेहरे से कहा, कौन सा दुपट्टा? मुझे याद नहीं। उसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ मासूमियत थी। यानी कल रात जो जवाब दे रही थी वो श्रुति नहीं संजना थी? इसी बीच घर वालों ने उनकी शादी की बात पक्की कर दी। सबको लगा कि ये दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन शादी की तारीख जैसे जैसे पास आती अजीब रुकावटें आने लगी। एक बार कार्ड छपते छपते प्रिंटिंग मशीन में आग लग गई। दूसरी बात, पंडित जी अचानक बीमार पड़ गए और मुहूर्त बदलना पड़ा। आखिरकार तमाम बाधाओं के बाद उनकी शादी हो गई। पर शादी के दिन भी जब आदित्य ने फेरे के वक्त श्रुति का हाथ पकड़ा तो उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। श्रुति ने धीरे से उसकी ओर देखा और होठों पर वही मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ संजना की थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। श्रुति घर के काम संभालने लगी। आदित्य से उतनी ही नरमी और अपनेपन से बात करती जैसे कोई नई दुल्हन करती है। लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि उसका सजना संवरना बिल्कुल वैसा ही है जैसा संजना करती थी। वो वही लाल बिंदी लगाती, वही इत्र लगाती जिसकी खुशबू आदित्य पहचानता था, वही साड़ी जो संजना की पसंदीदा थी। पहले आदित्य ने सोचा कि यह महज एक संयोग है, लेकिन जब उसने देखा कि श्रुति किचन में वैसे ही चाय बना रही है, उसी तरीके से जैसे संजना बनाया करती थी, पतीले में पानी डालने से पहले पत्तियां हल्की सी भुनना, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे यह एहसास बढ़ने लगा। श्रुति की चाल, उसके हाव भाव, उसकी हंसी, सब कुछ संजना की तरह हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ने दूसरी बार संजना से शादी कर ली हो। लेकिन डर वहीं से शुरू हुआ। रात को जब आदित्य और श्रुति सो जाते